वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया था और अभी हमारा क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट है, जिसमें हम इसके पार्ट के अंदर दिए गए और जो पार्ट के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। वे पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं जिनमें विद्यमान सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थों में सदा एक ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे सोना, चांदी, सोडियम क्लोराइड और चांदी। दूसरा क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो समांगी मिश्रण की बनावट एक समान होती है, जबकि विषमांगी मिश्रणों की बनावट एक समान नहीं होती है। और समांगी मिश्रण में इनके घटकों के बीच अलग अलग होने की कोई सीमा नहीं होती है, जबकि विषमांगी मिश्रण में इनके घटकों के बीच अलग होने की एक सीमा निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रण के अंतरों को विभेद कीजिए। तो इसका आंसर है, समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रणों को कहते हैं जिनकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। इसके उदाहरण के लिए हम जल में नमक, जल में चीनी, जल में कॉपर सल्फेट, एल्कोहल में आयोडीन, हवा के मिश्रण ले सकते हैं जिनकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान रहती है। जबकि इसके विपरीत हम विषमांगी मिश्रण की संरचना बनावट पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की सीलन का मिश्रण हम ले सकते हैं, और नमक और सल्फर एवं जल में तेल का मिश्रण भी एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और कोलाइडी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके लिए जो आंसर है वो इस सारणी में दिया गया है कि जो विलयन में कणों का साइज होता है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर तक होते हैं, और जो निलंबन में कणों का साइज होता है वो 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, और जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें ये साइज 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 के बीच में रहती है। विलयन पूर्णतः पारदर्शी होते हैं, जबकि निलंबन आसानी से देखे जा सकते हैं, और कोलाइडी प्रभासी होते हैं, ये आसानी से देखे भी जा सकते हैं और पारदर्शी भी होते हैं, ये इनके बीच का होता है। विलयन जो होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, जबकि निलंबन और कोलाइडी दोनों विषमांगी मिश्रण होते हैं। विलयन को कागज पत्र यानी कि जो सानक पत्र होता है उसे साना नहीं जा सकता, और कोलाइडी को भी सानक पत्र से साना नहीं जा सकता, जबकि निलंबन को हम सानक पत्र से सान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था सांद्रता के लिए, कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। तो इसमें विलेय क्या है, विलेय है सोडियम क्लोराइड जो कि हमें 36 ग्राम दिया गया है, जबकि इसमें विलायक है जल 100 ग्राम। तो इन दोनों को मिला देंगे तो 136 ग्राम हमारा विलयन आ जाएगा, और इसमें विलेय जो है वो है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर होता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किन्हीं दो पदार्थ जो आपस में घुलनशील हैं और उनके क्वथनांकों के बीच 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो तो उसको आसवन विधि से हम पृथक कर सकते हैं। आसवन विधि किस प्रकार की होती है, इसका ये यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसको आप विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं कि हम एक आसवन फलांक लेंगे, इसके अंदर हम पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिश्रण मिला देंगे,
फिर इसको एक निश्चित तापमान देंगे जिस पर पेट्रोल वाष्प में बदल जाता है, जो कि फिर आगे चलकर इस नलिका से बहता हुआ पेट्रोल हमें अलग प्राप्त हो जाएगा और मिट्टी का तेल इसी फलांग में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे। दही से मक्खन प्राप्त करने की जो विधि है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि में क्या होता है कि उसे गोल गोल घुमाया जाता है जिससे मक्खन अलग हो जाता है और दही से छाछ अलग हो जाती है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें समुद्री जल से नमक। समुद्री जल से नमक पृथक करने के लिए हमें वाष्पीकरण की विधि को प्रयोग करते हैं, जिसमें जल उड़ जाता है और पीछे नमक रह जाता है। और नमक से कपूर अलग करने की विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्योंकि जो कपूर होता है वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर है, क्रिस्टलीकरण विधि से ठोस पदार्थों में मिली अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। समुद्री जल में घुले नमक को शुद्ध रूप से प्राप्त करने तथा अशुद्ध नमूने से शुद्ध पदार्थ अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो सबसे पहला है पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हम पेड़ को काटते हैं तो इसका जो कटा हुआ भाग होता है वो भी, और जो पेड़ का नहीं कटा हुआ भाग है वो दोनों एक ही पदार्थ होते हैं। इसमें पदार्थ के रासायनिक बनावट में किसी तरह का चेंजेस नहीं आता है, इसलिए ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। तो मक्खन भी जब एक बर्तन में पिघलेगा और जो पिघलने से पहले का मक्खन होता है उसके अंदर रासायनिक किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, इसलिए ये भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है अलमारी को जंग लगना। अलमारी को जंग लगना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब अलमारी के जंग लगती है तो ये आयरन ऑक्साइड नाम का एक अलग पदार्थ बना देती है, इसलिए ये एक रासायनिक पदार्थ की श्रेणी में जाएगा। नेक्स्ट है जल का उबलकर वाष्प बनना। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि जल द्रव से जब गैस में बदलता है तो ये उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तित है। नेक्स्ट है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन होना। ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो जल है उसके अंदर जो दो गैसें होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के रासायनिक गुण जल से एकदम विपरीत होते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। जल से साधारण नमक का घुलना। जल में साधारण का नमक का घुलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। फलों को सलाद बनाना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और लकड़ी और कागज जलना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे नई गैसों की उत्पत्ति भी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपने आसपास की चीजों के शुद्ध पदार्थों और मिश्रणों को अलग अलग करने का प्रयत्न कीजिए। तो हमारे आसपास जो शुद्ध चीजें मौजूद हैं उनमें हाइड्रोजन है, तांबा है, सोना है, नमक है, चीनी, लोहा, जल और चांदी। और जो अशुद्ध या मिश्रण पदार्थ हैं वो है सोडा वाटर, जिसमें CO2 और पानी का मिश्रण होता है, नमक का घोल जिसमें नमक और पानी का मिश्रण होता है, शरबत जिसमें हम जो चीनी और जो फ्लेवर डालते हैं और उसका पानी का मिश्रण होता है, धुआं उसमें अधिक धूल के कण वगैरह का मिश्रण होता है, आइसक्रीम भी एक मिश्रण है, गंधक लोहे का चूर्ण का मिश्रण, लोहे तथा तेल का मिश्रण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से आसवन करना है। सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने के लिए हम दो विधियों का उपयोग कर सकते हैं, पहली तो वाष्पीकरण और दूसरी आसवन। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो ऊर्ध्वपातन करने की क्षमता रखता है, इसलिए हम इसे ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करेंगे। तीसरा है धातु के छोटे छोटे टुकड़ों
को कार के इंजन ऑयल से कैसे पृथक करेंगे, तो इसके लिए हम फिल्ट्रीकरण या सानन विधि का प्रयोग करेंगे। चौथा है दही से मक्खन निकालने में हम अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग करते हैं। जल से तेल निकालने में हम पृथककारी विधि या पृथककारी कीप विधि से प्रयोग करेंगे। और चाय की पत्तियों को चाय से पृथक करने के लिए हम सानन विधि का प्रयोग करेंगे। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। गेहूं से भूसे के दाने को पृथक करने के लिए हम फटकन विधि का प्रयोग करते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए फिल्ट्रीकरण या अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। और पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले अथवा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले एक बर्तन में पानी विलायक के रूप में लिया जाता है, पानी को उबाला जाता है, गर्म करते समय इसमें दूध और चायपत्ती विलेय के रूप में डाली जाती हैं, इसमें एक विलयन तैयार होता है, इस घोल या विलयन को छलनी द्वारा छाना जाता है, अघुलनशील पदार्थ छलनी में बच जाते हैं, घुले के रूप में चीनी डाला जाता है, परिणाम स्वरूप चाय अर्थात विलयन के रूप में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को अलग अलग तापमानों पर जांचा, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय की पदार्थ की मात्रा जो कि संयुक्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है। तो ये तालिका दी हुई है, इसमें जो 4 जो अलग अलग पदार्थ हैं इनकी घुलनशीलता अलग अलग तापमान पर क्या होती है वो दिखाई गई है। इसके क्वेश्चन है, ए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो हमें यहाँ पर 100 ग्राम संतृप्त विलयन का दिया गया है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम 313 केल्विन पर अगर हमें 100 ग्राम में संतृप्त विलयन प्राप्त करना है तो हमें 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की जरूरत होती है। अगर हम 50 ग्राम चाहिए तो इसका आधा हमें जरूरत पड़ेगी, तो 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की हमें जरूरत पड़ेगी। और जो इसका बी क्वेश्चन है वो है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो ये क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, तापमान में वृद्धि के कारण पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन बनने के लिए पानी में घोलना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही विलयन ठंडा होगा पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा। सी क्वेश्चन है वो, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो हमें क्या करना है कि जो 293 केल्विन वाली टेबल है इसको देखना है। तो इसमें सबसे अधिक क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद है सोडियम क्लोराइड, इसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड, इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमें इस प्रकार इन्हें लिख देना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में परिवर्तन में लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देखेंगे जो जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है जैसे जैसे लवण की घुलनशीलता भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। सबसे पहला है संतृप्त विलयन। किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न तापमानों पर विलयन क्षमता अलग अलग होती है। दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह है जिसे केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। शुद्ध पदार्थों में भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। सभी यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए साधारण नमक, चीनी, सोना, तांबा, पारा आदि। क्वालाइडी एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों के आकार इतने भी छोटे नहीं हैं, लेकिन पृथक रूप से हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं।
उदाहरण के लिए दूध और धुआं। चौथा है निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसका घोल ठोस द्रव के परिक्षेपित हो जाता है। इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में समिष्ट से निलंबित रहते हैं। उदाहरण के लिए पेंट कीचड़ युक्त पानी का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी एवं विषमांगी में पृथक करें। तो सबसे पहले हम समांगी और विषमांगी को किस प्रकार से पृथक करेंगे। सोडा जल जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है, लकड़ी एक विषमांगी मिश्रण है, बर्फ एक विषमांगी मिश्रण है, वायु एक समांगी मिश्रण है, मिट्टी एक विषमांगी मिश्रण है, सिरका समांगी मिश्रण है और छनी हुई चाय जो है वो समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि आपको दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो इसका आंसर है वायुमंडलीय दबाव द्वारा पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु शुद्ध पदार्थ है। तो बर्फ शुद्ध पदार्थ है, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये एक मिश्रण है। लोहा भी शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शुद्ध पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड भी शुद्ध पदार्थ है, पारा भी शुद्ध पदार्थ है, ईंट एक शुद्ध पदार्थ नहीं है जो कि मिश्रण है, लकड़ी भी मिश्रण है और वायु भी एक तरह का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी विलयन नहीं है, समुद्री जल एक तरह का विलयन है, वायु भी विलयन है और सोडा जल भी विलयन है, जबकि कोयला विलयन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर होगा कि दूध है वो टिंडल प्रभाव को प्रभावित करेगा और जो स्टार्च का विलयन है वो भी टिंडल प्रभाव के प्रभाव को दिखाई देगा। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में देखा जाता है, यहाँ दूध और स्टार्च के विलयन कोलाइडी विलयन है, इसमें हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो सबसे पहले सोडियम तत्व है, मिट्टी है वो मिश्रण है, चीनी का घोल भी मिश्रण है, सांदी तत्व हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक हैं, टीन तत्व हैं, सिलिकॉन तत्व हैं, कोयला एक मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है, साबुन भी मिश्रण है, मीथेन एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तत्व है और रक्त भी एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से रासायनिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, जल से बर्फ बना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एनसीईआरटी सीको को और अधिक ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए।